नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका। अभी हम टॉपिक चालू कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। ऑप्टिक्स का ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको सेपरेटली भी पढ़ते हैं तो याद रह सकता है आपको और बहुत सारे मार्क्स जो है आपके इंश्योर कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, हम चालू करते हैं ऑप्टिक्स के इस टॉपिक और ऑप्टिक्स के इस एप्लीकेशन से। पहले हम समझेंगे कि आई जो है हमारी, आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट हम पकड़ते हैं तो किस तरह से जो है आई परसीव करती है उस ऑब्जेक्ट को और कौन सा एंगल एक बनाती है, जिसको यहाँ पर मैंने दिखाया विजुअल एंगल करके, है ना। तो विजुअल एंगल क्या होता है, ध्यान से देखो। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको h0 है। h0 हाइट का ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आई बनाई, देखो नीली नीली आई, है ना, ब्लू आइज जो आपको हिप्नोटाइज कर देंगी। ये ब्लू आइज जो है, इसके सामने गुलाबी कलर का ऑब्जेक्ट दिखाए, है ना, कलर कॉन्ट्रास्ट भी रखा है मैंने आपको देखने के लिए। तो आप देखो कि एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। ये जो एंगल है किसने मेड किया है, इस ऑब्जेक्ट ने, जिसकी हाइट h0 है, आई के ऊपर थीटा एंगल सबटेंड किया है। इसी एंगल को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, विजुअल एंगल बोल सकते हैं। तो अगर हम इसी एंगल को विजुअल एंगल बोलेंगे तो विजुअल एंगल जो है क्या किसी चीज को पास या दूर लाने से कम या ज्यादा होता है क्या? तो हम चेक करके देखते हैं। इधर ही दिखाता हूं मैं आपको अभी। तो आप देखो कि ये h हाइट का ऑब्जेक्ट अगर मैं थोड़ा सा पास ले आऊं आई के, है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा है तो एंगल छोटा बनेगा। जितना ऑब्जेक्ट पास लाओगे उतना एंगल क्या निकलेगा, बड़ा बनेगा आपकी आंख पे। और जैसा एंगल दिखता है वैसी हमें चीज दिखती है। छोटा विजुअल एंगल दिख रहा है मतलब ऑब्जेक्ट हमें छोटा नजर आएगा, और बड़ा विजुअल एंगल है मतलब ऑब्जेक्ट हमें बड़ा नजर यहाँ पे आने वाला है। तो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेम हाइट का ऑब्जेक्ट अगर मैंने इतनी पास रख दिया, यहीं पे रख दिया, ये थोड़ा सा पास लेके आ गया मैंने, है ना, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल बनने वाला है नया एंगल, किसके ऊपर बनाना है सर एंगल, आई के ऊपर, है ना। तो आप देख सकते हो ये एंगल यहाँ पर थीटा डैश जो है आपको दिख ही रहा है कि थोड़ा सा बड़ा बन चुका है। तो जितना पास में आप लाओगे ऑब्जेक्ट को उतना ही जो है आपको एंगल ये बड़ा बनता हुआ दिखेगा। और आंख के ऊपर जितना बड़ा विजुअल एंगल बनेगा उतनी ही चीज हमें क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी। ओके, तो हमने ये सीखा कि जो है किसी भी चीज को अगर बड़ा देखना है तो क्या कर सकते हैं, उसको पास लेके आओ और फिर देखो। पास देखोगे तो बड़ा विजुअल एंगल बनेगा। सर कितना पास लेके आ गए, ऐसे करके अगर आंख में घुसा दे गया है, आंख में थोड़ी घुसा सकते हो, पास लाने का कोई लिमिट होता है ना। इतना भी पास लेके मत आ जाओ कि बेवड़े की तरह दो दिखने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो कितना पास लाए सर, कौन डिसाइड करेगा, हर आंख की देखने की कैपेसिटी अलग है। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, बट हमारे सिलेबस में जो मेंशन है तो पास में लाना है ऑब्जेक्ट को। तो हमारे सिलेबस में मेंशन है कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है हमारे होना चाहिए आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में, इतना पास लेके आ जाओ और उस वक्त जो दिखेगा दैट इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल यू कैन गेट। उससे पास लाएंगे तो दिखेगा सर, हाँ बेटा बड़ा दिखेगा, उससे पास लाएंगे लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, है ना। मैंने अभी बोला ना बेवड़े की तरह दो दिखेंगे आपको, तो उससे क्या मजा है फिर, है ना। हमने क्लियरली देखना है, हमें साफ साफ देखना है ना। तो पास तो लाना है बट कितना पास, 25 सेंटीमीटर पे लाओ, उससे पास नहीं लाने का। ओके, तो दैट इज द थिंग हियर। तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट मैंने पास लाया, कितना पास लाया, तो आई के जो है मैं ऐसे बोलता हूँ कि 25 सेंटीमीटर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, 25 सेंटीमीटर पे इसको लाके मैंने रख दिया आंख के सामने। उस वक्त जो एंगल होगा ये थीटा एंगल, ये क्या होगा, मैक्सिमम विजुअल एंगल होगा आपकी आंख को जो है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इससे पास लाएंगे तो हाँ एंगल बढ़ जाएगा बट क्लियरली नहीं दिखेगा। दैट इज वाई पास लाने की लिमिट क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे देखो, रखो उसको और देखो, जी भर के देख लो उसको, जितना एंगल मिलता है दैट इज द मैक्सिमम एंगल यू कैन गेट विथ योर आईज। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कैपिटल D इज इक्वल टू 25 क्या लिखा है सर, 25 सेंटीमीटर को D नाम दे दिया। जैसे 3.14 को तुम पाई बोलते हो, 25 सेंटीमीटर को D बोला करो। सर ये D का नाम क्या है, इसको टर्मिनोलॉजी में अगर आपको देखना है तो कैपिटल D को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। सबसे पास जो है कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे ताकि हमें वो डिस्टिंक्ट नजर आए, मिक्सचर नजर ना आए, अलग अलग सेपरेट हम चीजों को देख सके, है ना। बेसिकली सिंगल ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे। तो 25 सेंटीमीटर D की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है थीटा इज इक्वल टू h0 अपॉन D। क्या फॉर्मूला ये, तो ये तो tan थीटा का फॉर्मूला है। ट्रायंगल में आप tan थीटा लो, थीटा ये व्हाइट वाला डायग्राम देखो, ये व्हाइट वाला थीटा इज इक्वल टू h0 और ये स्मॉल d, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड, वो वाला फॉर्मूला है। सर tan थीटा है वो तो आपने थीटा लिखा है क्योंकि विजुअल एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो एंगल अगर बहुत छोटा है तो tan थीटा क्या थीटा क्या, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला चल जाता है। ओके, तो ये थीटा जो है आपका tan थीटा इक्वल टू थीटा वाला है, रेडियन में होता है यहाँ पर। tan थीटा और थीटा लगभग सेम होते हैं, एंगल बहुत छोटा, ये बात मैं कर चुका हूँ। तो मैक्सिमम थीटा मैक्स कितना होगा आपका,
ऑब्जेक्ट की हाइट तो फिक्स है, h0 है ना। थीटा मैक्स मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला डिस्टेंस जो है, नीचे डिवाइड जो हम कर रहे हैं स्मॉल डी डिस्टेंस, वो मिनिमम होगा। और मिनिमम डिस्टेंस में आपको बता चुका हूँ 25 सेंटीमीटर कैपिटल डी होता है। दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल यू कैन हैव एट योर आईज विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, है ना। आप क्लियरली अपनी आंख से देख रहे हो, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना मिलेगा अपने को, h0/d मैक्सिमम विजुअल एंगल अपने को मिलने वाला है। तो यहाँ तक आप लोग समझ जाओ। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल गो इनटू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पहले पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप्स पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या होता है, देखो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं, तो चीज़ों को बड़ा देखने के लिए। जो चीज़ें छोटी छोटी होती है उनको हमें क्या करना है, बड़ा देखना है। बड़ा देखना मतलब क्या, विजुअल एंगल को बढ़ाना। हमारी नॉर्मल आँख से अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम विजुअल एंगल ये मिलता है h0/d, इससे ज़्यादा विजुअल एंगल हम हैंडल नहीं कर सकते। तो क्या बोलते हैं, इससे बड़ा विजुअल एंगल अगर हमें जनरेट करना है तो नेकेड आई से तो नहीं होगा, नॉर्मल आई से तो नहीं होगा, वी नीड टू यूज सम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दैट। और वो इंस्ट्रूमेंट जो है, उसका पहला इंस्ट्रूमेंट हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक फंडा याद रखें कि ऑल दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, कि विजुअल एंगल हमें बढ़ाना है। विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी या छोटी चीज हमें क्या होगी, दिखेगी, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, अरे सिंपल माइक्रोस्कोप तो बहुत आसान है बेटा, कुछ है ही नहीं इसमें। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब कॉन्वेक्स लेंस, अपना प्यारा प्यारा ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वही होता है तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप। एक लेंस कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुमने डिटेक्टिव वाला वो देखा है, भिंग जिसको बोलते हैं मराठी में, है ना। डिटेक्टिव वाला जो क्या बोलते हैं यार, तुमने हिंदी में पता नहीं क्या बोलते तुम लोग, तो वो जो होता है डिटेक्टिव वाला लेंस जिसको बोलते हैं, तो उससे जो है तुम देखते हो चीज़ों को तो चीज़ें बड़ी दिखती है ना। वही है सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। थोड़ा उससे बड़ा लेंस होता है थोड़ा सा, बट वही होता है मोर ओवर। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, एज अ क्या इस्तेमाल करना है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे इस्तेमाल करेंगे, और काम क्या है, विजुअल एंगल बढ़ाना। तो उसको हम देखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो भिंग है अपना, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया HO, और मैं आपको जानबूझ के बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इस लेंस का फोकस यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ प्लेस किया, देखो मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो लेंस की ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तब उसकी इमेज कहाँ बनती है बेटा, उसकी इमेज बनती है फोकस के बैक साइड में, और मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनती है ना। कैसे बनती है मैं आपको दिखा देता हूँ, बट ये प्रॉपर्टी हमें एक्सप्लॉइट करनी है, आप याद रखो। लेंस के अगर फोकस और पोल के बीच में, पोल तो नहीं बोलते इसको, ऑप्टिक सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसी साइड में पीछे की तरफ बड़ी सी इमेज बनती है। दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज इन द सिंपल माइक्रोस्कोप। इमेज कैसे बनाते हैं एक बार देख लो, रे डायग्राम बना के, है ना। तो इमेज कैसे बनाते हैं एक बार देख लो फटाफट। एक रे जो है मैं क्या करूंगा, ऑप्टिक सेंटर से डाल दूंगा ऐसे। ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली रे अनडेविएटेड जाती है, चली गई बेटा अनडेविएटेड। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा स्कैम करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। अभी जिंदगी में स्कैम बहुत जरूरी है बेटा, देखो यहाँ से। एक जो है इमेज में पहले से ही बना लेता हूँ, उसके हिसाब से फिर रे डायग्राम कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पर ये बड़ी सी इमेज बनने वाली है जिसकी हाइट होगी HI, ये इमेज। और रे डायग्राम अब ध्यान से देखना आप लोग। एक रे मैंने क्या कर दिया सर, एक रे कैसे कर दिया, स्ट्रेट निकाल दिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दिया। वो पक्का जो है फोकस से जाएगा, बट बिफोर दैट आई विल इंश्योर माई डायग्राम इज बिकमिंग करेक्ट। तो इस तरह से जो है ये रे यहाँ पर जाने वाला है, और ये पॉइंट आपका फोकस कहलाएगा। दो फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी फोकस। तो जो है उस तरह का फोकस ये कहलाएगा। तो अब ध्यान से देखो, एक रे मैंने ऑप्टिक सेंटर से डाली, अनडिविएटेड गई। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाली, तो वो क्या बोलते हैं, फोकस से जाती हुई लगी। इन दोनों रेज को अगर हम पीछे मीट करते हुए दिखाएंगे तो रेज अपने को कहाँ से आती हुई लगेंगी, ऑफ कोर्स जो है ये रे हमें को जो है इस इमेज से आती हुई यहाँ पर लगने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह की इमेज एक बनती है ना। इमेज फॉर्मेशन वो एक ऑप्टिक्स का टॉपिक है। अभी के लिए बस समझो कि जब भी जो है फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के, तो उसी के बैक साइड में, मतलब ऑब्जेक्ट के बैक साइड में फोकस के पीछे एक बड़ी सी इरेक्ट इमेज यहाँ पर बन जाएगी। इरेक्ट मतलब अगर खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है तो खड़ी हुई इमेज, लेटा हुआ ऑब्जेक्ट है या तो उल्टा ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज। दैट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज यहाँ पर बनने वाली है। तो मैग्नीफाइड इमेज मिल गई ना हमें, है ना। यही तो हमें चाहिए था। हमारी आँख कहाँ है सर, ये रेज जो रिसीव करेगी, ये रेज जो है रिफ्रैक्टेड रेज जो रिसीव करेगा, इनको पीछे ट्रेस करके ऐसे इमेजिन करेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, इमेज देखेगा बेसिकली वो, है ना। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एक फंडा आप याद रखें इसमें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो कोई, या फिर क्या बोलते हैं टेलीस्कोप हो, कुछ भी हो, हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं कि हमारी जो आँख है
वो लेंस के बराबर चिपकी हुई है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं माइक्रोस्कोप में वगैरह तो एकदम लेंस के पास देखते हैं। तो आंख कहाँ इमेजिन करनी है, एज इफ द आंख जो है तुम्हारी कहाँ प्लेस हुई है, ऑप्टिक सेंटर पे। तो लेंस का जो ऑप्टिक सेंटर है वहीं पे तुम्हारी आंख है, ये समझ के, ये बूझ के जो है तुम कैलकुलेशन करो, दैट विल गिव यू करेक्ट रिजल्ट्स। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, हमारी आंख ने जो है, आंख मतलब ऑप्टिक सेंटर ने कितना एंगल जो है सबटेंड किया है इमेज के लिए, ये हम देखते हैं, दैट इज योर थीटा एंगल। ठीक है, तो थीटा जो है अपना एंगल है यहाँ पर। थीटा एंगल क्या है सर? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई, आई मतलब ऑप्टिक सेंटर, है ना। ये लाइन जो है ऐसे सिरे से जा रही है, आप ऐसे इमेजिन करो। ओके, तो थीटा जो है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट ऑप्टिक सेंटर। तो हमने जो है माइक्रोस्कोप लेके क्या उखाड़ लिया, माइक्रोस्कोप लेने के बाद हमने जो है एंगल कौन सा लिया है, थीटा हमारा एंगल बन रहा है हमारी आंख पे। बिना माइक्रोस्कोप पे मैक्सिमम कितना एंगल जो है आप जनरेट कर सकते हो, बता चुका हूं मैं। मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना जनरेट कर सकते हो तुम, h0 अपॉन d, कैपिटल D 25 सेंटीमीटर। दैट इज द मैक्सिमम एंगल यू कैन जनरेट विद योर नेकेड आइज। बट अब इस सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब कॉन्वेक्स लेंस की मदद से तुमने कितना एंगल जो है जनरेट किया तुम्हारी आंख पे, मतलब ऑप्टिक सेंटर पे थीटा एंगल जनरेट किया। तो इनका रेशियो जो है यही देगा आपको, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। जैसे कि तुम्हारी आंख से मैक्सिमम नेकेड आई से तुमने एंगल जनरेट किया 4 डिग्री मान लो, ऐसे मान लो, और कॉन्वेक्स लेंस ने तुम्हें करके दिया 12 डिग्री एंगल, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ने 3 गुना एंगल को बढ़ा दिया, है ना। तो 3 मैग्निफिकेशन आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। क्या होता है सर मैग्नीफाइंग पावर? तो ये होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा क्या है सर? विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड आफ्टर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। और थीटा नॉट क्या है? विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब ओनली बाय यूजिंग योर नेकेड, उगड़े डोड़े, नेकेड आइज। ठीक है, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, डायग्राम से देखो। थीटा की वैल्यू तुम ध्यान से देखो, तुम लिख सकते हो h0 अपॉन यू, इस ट्रायंगल में देखो ना, h0 बाई यू। इसी थीटा को तुम पता बेटा ये लिख सकते हो hi अपॉन v भी लिख सकते हो। सर ये u और v कहाँ से आए सर, इसके बारे में कुछ बताया नहीं आपने। u बेटा लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है ना। ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है ऑप्टिक सेंटर से, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। थीटा को तुम लिख सकते हो h0 अपॉन यू या तो hi अपॉन v, बट यहाँ पर मैं h0 अपॉन यू लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम विजुअल एंगल में भी h0 आता है इसलिए। तो h0 अपॉन यू थीटा को लिखा। थीटा नॉट को क्या लिखा? थीटा नॉट क्या है? मैक्सिमम विजुअल एंगल यू कैन गेट यूजिंग योर नेकेड आइज, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में। दैट वाज h0 अपॉन कैपिटल D। h0 नमस्ते हो गया, हमारा आ गया d अपॉन u। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। ये फॉर्मूला में क्या है सर? कैपिटल D तो 25 सेंटीमीटर है, कांस्टेंट है। u क्या है सर? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तुम्हारा जो लेंस तुम इस्तेमाल कर रहे हो वहां से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना मैग्निफिकेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला, आप इसको याद रखें, d बाई यू, डी बाई यू, डी बाई यू, डी बाई यू। तो ये फॉर्मूला है इसका मैग्नीफाइंग पावर का। अब थोड़े से इसके जो है हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज चेक करते हैं, मतलब मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे डिस्कस करना है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मतलब एक माइक्रोस्कोप लेके, सिंपल माइक्रोस्कोप या कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f मान लो, फोकल लेंथ कितनी मान लो इसकी, f मान लो। इसको यूज करके मैं मैक्सिमम कितनी मैग्नीफाइंग पावर को जो है जनरेट कर सकता हूँ, मैक्सिमम कितनी मैग्नीफाइंग पावर में जनरेट कर सकता हूँ, ये कैसे निकालेंगे? तो ये कुछ नहीं करना है, देखो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करो यहाँ पर। तो मैग्नीफाइंग पावर की हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब होगी? जब जो है d तो कांस्टेंट है कैपिटल D, उसमें तो कुछ चेंज हम नहीं कर नहीं सकते। कैपिटल D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। u डिनोमिनेटर में है u की जब वैल्यू मिनिमम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इंप्लाइज या इक्वल टू d अपॉन u की मिनिमम वैल्यू। u की मिनिमम वैल्यू मतलब u है क्या साला? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट कितना पास रखा है उस डिस्टेंस को हमने u यहाँ पर टर्म किया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि u मिनिमम हो, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के जितना पास रख सकते हो उतना रखो। u जब मिनिमम होगा तो क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो सर u की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूं? सर u की मिनिमम वैल्यू में क्या है? मिनिमम मतलब क्या? बहुत पास ले आओ, जीरो कर दो u की मिनिमम वैल्यू। अगर u की मिनिमम वैल्यू जीरो कर दी तो मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनिटी हो जाएगा मेरा। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, हमारी आँख की जो है कुछ कंडीशनिंग है जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। आँख बहुत पास की चीज़ों को नहीं देख सकती।
25 सेंटीमीटर तक देख सकती है आँख, उसके पास ले आओगे चीज़ों को तो क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, तुम्हारी आँख को जो है एक नहीं दिखेगा, दो दिखेगा, तुम्हें थोड़ा सा वैसा वाला लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, u की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो u की मिनिमम वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट को कितना पास रख सकते हो। एक बात नोटिस करो, ये जो I है ना, इसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि इमेज दिख रही है। तो बेटा इमेज दिख रही है, ऑब्जेक्ट को क्या, ऑब्जेक्ट थोड़ी दिखता है, हमें तो इमेज दिखती है लेंस के थ्रू। तो जितना पास तुम ऑब्जेक्ट को लाओगे उतनी ही पास उसके पीछे पीछे इमेज भी आएगी। मान लो तुमने इस ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा यहाँ पे रख दिया तो इमेज भी जो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आ जाएगी, थोड़ी सी आगे। तो u की वैल्यू कम करनी है, मतलब ऑब्जेक्ट को पास बुलाना है लेंस के। क्यों बुलाना है ऑब्जेक्ट को पास, जितना पास हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को लेंस के उतना u की वैल्यू घटेगी, उतना मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी, है ना। अब ध्यान सुनना, u की मिनिमम वैल्यू वो होगी, u की मिनिमम वैल्यू वो होगी जिसके करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू d बन जाए। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। क्या बोला सर, कुछ समझ नहीं आया तुमको, साला क्या समझ में आता है, सब समझना पड़ता है। ध्यान से देखो इधर कि अगर तुमने ऑब्जेक्ट जो है पास लेके आ गए तो इमेज भी उसके पीछे 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 पास आ जाएगी। तो इमेज को कितना पास ला सकते हो, इमेज को आंख में बिठा सकते हो अपनी, बिल्कुल नहीं बेटा। इमेज जो है एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पास आ सकती है, उससे पास अगर तुमने बुला ली इमेज तो दिखेगी ही नहीं, क्या फायदा उसका फिर। तो तुम्हें सबको पता है कि इमेज तुम कहां तक ला सकते हो, बिल्कुल सही बेटा, कैपिटल D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, वहीं तक जो है तुम अपनी इमेज को बुला सकते हो। तो u का कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि तुम्हारा v मतलब इमेज जो है 25 पे बन जाए। इमेज अगर 25 सेंटीमीटर पे बन गई, उस वक्त जो u होगा वो यहाँ पे फेंक दो, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ u हो जाएगी वो, और उसका जो है मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा सर, ऐसा u ढूंढना है, ऐसा u मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है जिसके करस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर मतलब कैपिटल D बन जाए। कुछ नहीं करने का यार, लेंस फॉर्मूला लगाओ, बिंदास रहो। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू डालते हैं, आ जाओ, 1/v, v मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस। हम चाहते हैं कि इमेज कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर पे मतलब D पे। तो यहाँ पर v की वैल्यू लिखता हूँ -d। सर माइनस क्यों लिख रहे हो, साले कैमरा में घुस के मारो, माइनस क्यों लिखते हैं, साइन कन्वेंशन है लेंस का, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, हम इधर मेजर करते, तो माइनस लिखेंगे उसको, -v -1/u। u तो हमें निकालना है सर, u क्या करना है, हमें निकालना है। तो u को कुछ मत करो बेटा, u को u रखने दो, है ना, इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो है पॉजिटिव होती है, तो उसको लिख दिया मैंने। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, 1/d, और इसको मैं उधर अगर बुला लूँ, u तो क्या है, मुझे ऐसा डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए, तो यहाँ पर भी माइनस में लगा देता हूँ, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 1/d प्लस 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, है ना। u को हमें निकालना था ना, u क्या था तुम्हारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे u की वैल्यू अगर तुमने यहाँ पे माइनस बिना लगाया होता तो निगेटिव में आ जाती, निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में बता रहा है, तो पहले निगेटिव यूज कर लो, फिर जो आएगा वो मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल जो भी आएगा देख लेंगे उसको। 1/d प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/u यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये u की वो वैल्यू है जब d क्या हो जाएगा, सॉरी जब v क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। मतलब फाइनल इमेज तुम्हारी कहाँ बन रही है, 25 सेंटीमीटर पे, ऐसी u की वैल्यू है। मतलब बेटा u की क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम u हम नहीं कर सकते। इससे कम अगर u किया तो तुम्हारी इमेज d के भी अंदर आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो u की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पर u की मिनिमम वैल्यू फेंकने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो d डिवाइडेड बाय, ये इसको ऐसे लिखो, इस ऊपर वाले ब्लू वाले फॉर्मूला को ऐसे लिखो, d इंटू 1/u मिनिमम। तो 1/u मिनिमम की वैल्यू मैं यहाँ से लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या है 1/u मिनिमम की वैल्यू, 1/d प्लस 1/f। इसको सॉल्व करो थोड़ा, 1 प्लस d/f। बेटा यही फॉर्मूला है, इतना बड़ा डेरिवेशन था, सब कुछ था, है ना। अगर आपको जो है ऑप्टिक्स इतना पसंद नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, खत्म करो खेल। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है 1 प्लस d/f, ओके। 1 प्लस d/f क्या है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। किसकी मैग्नीफाइंग पावर, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की, सिंपल सा फॉर्मूला है 1 प्लस d/f। d क्या है बेटा, 25 सेंटीमीटर यार, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। f क्या है सर, f तो फोकल लेंथ है उस लेंस की जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं। दिस इज अबाउट तुम्हारा क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो थोड़ी जगह मेरे पास कम है, इसको मैं कट ही कर देता हूँ, तो आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना ले लो जल्दी से। अब हम डिस्कस करते हैं मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो फास्ट लूंगा थोड़ा सा मैं, मिनिमम
मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, है ना। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, मतलब u की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर में है ना u की वैल्यू क्या चाहिए हमें, अभी मैक्सिमम चाहिए। u की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, u की मैक्सिमम वैल्यू करना मतलब ऑब्जेक्ट को दूर भेजना, जा दूर जा, तो ऑब्जेक्ट दूर दूर जाएगा, दूर दूर जाएगा, दूर दूर जाएगा। कितना दूर भेज सकते हो, बहुत दूर भेज दे सर, नहीं बेटा, लिमिट है। ध्यान से देख डायग्राम को, किस ऑब्जेक्ट को अगर तुम दूर 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 ले जाओ, है ना, दूर दूर चलनी, तो ये ऑब्जेक्ट अगर दूर दूर चलने लग जाएगा बेटा, तो इमेज भी दूर दूर जाएगी, इमेज दूर जाएगी, विजुअल एंगल तुम्हारा छोटा हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा ऐसे, तो ऑब्जेक्ट को इतना ही दूर ले जाओ कि सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क कर सके। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को दूर दूर करने के चक्कर में फोकस के पीछे भेज दिया तो हो जाएगा, खेल हो जाएगा। क्या खेल हो जाएगा, फोकस के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया ना तो इमेज इस साइड बनेगी नहीं, उस साइड बन जाएगी, तुम्हारा माइक्रोस्कोप काम ही नहीं करेगा। लेंस में तुम देखना बहुत देर तक जो है उसको लेंस को पीछे पीछे ले जाओ, एक टाइम के बाद लेंस में दिखना ही बंद हो जाता है आगे का, तुम खुद को जो है आईने की तरह देखने लग जाते हो उसको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ, हमें जो है क्या करना है, u की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए ऑब्जेक्ट को दूर ले जाना है। लेकिन ऑब्जेक्ट दूर ले जाते कहां तक ले जाओगे, फोकस तक ले जाओ। फोकस से भी दूर चले गए तो इमेज जो है इस साइड बनना बंद होके उस साइड बनना चालू हो जाएगी, एप्लीकेशन ही नष्ट हो जाएगा हमारा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच यू कैन स्ट्रेच द इमेज, इमेज को कितना दूर भेज सकते हो, फोकल लेंथ तक भेज सकते हो, फोकस के पीछे नहीं भेज सकते। तो u की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, f है। तो खत्म, खेल ही खत्म हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम इज इक्वल टू d अपॉन u मैक्स विच इज f, तो d बाई f, खत्म। तो मैग्नीफाइंग पावर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, d बाई f, और मैक्सिमम मैंने अभी बताया था आपको 1 प्लस d बाई f, है ना, 1 का फर्क है। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d बाई f और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर d बाई f। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इतना ही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। ऑब्जेक्ट ऊपर साइड बन रहा है, इमेज भी ऊपर साइड बन रही है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन लेते हैं। और मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, d बाई यू। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर क्या है, 1 प्लस d बाई f, और मिनिमम क्या है, सिर्फ d बाई f। इतने ही पॉइंट याद रखो, दैट्स इट। डेरिवेशन बताना मेरा काम था, थोड़ा फास्ट बता दिया मैंने, बट याद रखने की बातें मैंने जो अभी 3 बताई वही यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के ये फॉर्मूले लगने वाले हैं। 3 फॉर्मूले बताए मैंने, ज़्यादा कुछ बताया नहीं यार। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला d बाई यू, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस यूज्ड, है ना, यू का जो है डिस्टेंस का मतलब है वो। और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d बाई f, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर d बाई f। 3 फॉर्मूले, तीनों को याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म, है ना, बहुत ही आसान सा है। अभी हम जो है करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप हमने अभी देखा, लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था यार, सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हुआ था। तो जुगाड़ करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है, ज्यादा मैग्निफिकेशन हमें चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, 2 लेंस इस्तेमाल करो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस है। एक लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि छोटू वाला है ये, और ये जो बड़ा सा लेंस है उसका नाम है आईपीस। इसका नाम ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव है। इसका नाम आईपीस क्यों है, क्योंकि हम जब देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो हम आंख लगाते हैं ऐसे, है ना। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप होती है लैब में, ऐसे आंख लगा दो आप, तो आपकी आंख जो है इस बड़े वाले आईपीस लेंस के पास होती है, इसलिए इसका नाम जो है आईपीस रखा है, नाम है बस, ठीक है। तो आपकी आंख कहाँ है ना, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपकी आंख जो है ऑप्टिक सेंटर पे है आईपीस के, जैसे मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था। तो आपकी आंख को जो है इसका ऑप्टिक सेंटर आपको इमेजिन करना है ना। अब ध्यान से देखो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्योंकि 2 लेंस है तो 2 बार मैग्निफिकेशन होगा। कैसे मैग्निफिकेशन होगा सर, किसका मैग्निफिकेशन करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा है, ऑब्जेक्टिव के सामने क्या रखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये छोटू जो है ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है सर, h0 हाइट है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है सर, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट जो है u0 डिस्टेंस दूर रखा है। u0 क्या बोल रहा है सर, u मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, और o स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है, o इसके लिए स्टैंड करता है। तो आप देखो कि मैंने जो है जानबूझ के क्या किया है, अच्छा ये मैंने इधर थोड़ा सा गलत बना दिया है, तो करेक्ट कर लेते हैं। जानबूझ के मैंने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से देखो, इसका जो फोकस है ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है उसके पीछे की साइड मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। फोकस के पीछे की साइड अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज दूसरी वाली साइड पे बनती है। और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि अगर फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज जो है उसी साइड बनती है, बड़ी सी बनती है।
यहाँ पर वो वाला केस नहीं है ना, फोकस के अंदर नहीं, फोकस के बाहर रखा है हमने ऑब्जेक्ट, इसीलिए इमेज जो है इसकी H1 नाम की इमेज यहाँ पर इंटरमीडिएट इमेज जो है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये इमेज यहाँ पर बन रही है ना। तो इस लेंस ने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज बनाई H1, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनाई H1। अब ये जो इमेज बनी है ये इन्वर्टेड है, इसकी हाइट H1 यहाँ पे दिख रही है आपको। तो इमेज डिस्टेंस जो है लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस है उसको मैंने VO मार्क कर दिया है ना। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव का चल रहा है सब, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का ही इमेज डिस्टेंस। तो H1 जो इमेज बनाई किसने, ऑब्जेक्टिव ने, वो इमेज जो है अभी ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी, किसके लिए, आईपीस लेंस के लिए। 2 बार मैग्निफिकेशन होने वाला है, एक बार मैग्निफिकेशन हो चुका है, ऑब्जेक्टिव ने थोड़ी सी बड़ी इमेज H1 यहाँ पर बना दी है, इसको फिर से कौन मैग्नीफाई करेगा, तुम्हारा आईपीस मैग्नीफाई करेगा, सेकंड मैग्निफिकेशन की बारी है। तो ध्यान सुनना, जो इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने जिसका नाम H1 है, वो जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी अब इस लेंस के लिए जिसका नाम आईपीस है, जहां पे हमारी आंख रखी है। तो ध्यान से सुनना, अब ये जो इमेज हम इस तरह से सेटिंग करते हैं इस माइक्रोस्कोप की, कि जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा वो इमेज बराबर जो है दूसरे वाले के फोकस के अंदर आ जाएगी। दूसरे वाले का फोकस कहां है सर, दिखाओ हमें, ले देख मर, ये देख आईपीस, आईपीस का ये फोकल पॉइंट है ना, उसके अंदर घुसा दी मैंने इमेज जो पहले वाले ने बनाई। तो ध्यान सुनना, तो ये जो है अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और कैसा ऑब्जेक्ट है, फोकस के अंदर आ चुका है ऑब्जेक्ट, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेवियर है अभी, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट आया रे आया, तो उसी साइड पे बड़ी इमेज बनाने का काम कौन करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आईपीस बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा, क्योंकि आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो तुमने फोकस के अंदर डाल दिया, तो इसी के साइड में, उसी साइड में बराबर वैसी ही इमेज जो है बनाएगा। अगर ऑब्जेक्ट सरल है मतलब सीधा है, इमेज भी सीधा, ऑब्जेक्ट ही उल्टा है तो इमेज भी क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलते हैं आईपीस लेंस की, बिकॉज फोकस के अंदर जो है आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो उसी नेचर का उल्टा ऑब्जेक्ट, उल्टी इमेज यहाँ पर फाइनल आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से जो है ये काम करते हैं। तो फिर से सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी इंटरमीडिएट इमेज बनाई, और इस इमेज की, ये इमेज जो है ये इसके लिए क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है, और इसने जो है इस आईपीस लेंस ने इसको ऑब्जेक्ट मान के इसकी पीछे की तरफ फाइनल इमेज आपकी बना दी। दिस इज योर फाइनल इमेज, ठीक है, ये फाइनल इमेज आपकी यहाँ पर बनती है। तो बड़ा सा डायग्राम है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से लिख के करोगे तो बिल्कुल याद रह जाएगा। तो इस तरह से जो है फाइनल इमेज हमें बन चुकी है। फाइनल इमेज किसको दिखती है सर, अरे कौन दिख रहा है, आईपीस से कौन दिख रहा है, आईपीस ने इमेज बनाई ना, तो आई दिखती है हमारी, ना हमारे आई को ऑब्जेक्ट दिखता है ना इंटरमीडिएट इमेज दिखती है। हम जब यहाँ से ऐसे आंख लगाते हैं तो हमें डायरेक्ट क्या दिखता है, फाइनल इमेज यहाँ पर दिखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 बार मैग्निफिकेशन हो चुका है, एक बार ऑब्जेक्टिव ने मैग्निफिकेशन किया, H1 बना दिया, फिर H1 का मैग्निफिकेशन आईपीस ने किया, फाइनल इमेज HI हाइट की तुमने यहाँ पर ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। तो दिस वाज अ कंप्लीट प्रोसीजर। अब ध्यान से देखो, जहां पर इमेज बनी है, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके आईपीस तक का, इसको मैंने यूई मार्क किया, यूई स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। और फिर जो है आईपीस ने फाइनली इमेज यहाँ पर बना दी, तो ऑब्जेक्टिव से लेके, सॉरी आईपीस से लेके जो है फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस वी कहलाएगा। वी स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, ई स्टैंड्स फॉर आईपीस का इमेज डिस्टेंस। तो ये पूरी कहानी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आई होप कि आपको जो है कंस्ट्रक्शन क्लियर है, कौन क्या काम कर रहा है। अभी थोड़ा सा हम फॉर्मूला बेस पे जाते हैं, सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर आपको क्या बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले याद है, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, बाकी सिमिलर ही है उसके। चलो देखते हैं। अभी हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन निकालने की। तो मैग्निफिकेशन बेटा होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है इस केस में मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, है ना। 2 बार मैग्निफिकेशन हुआ है, दोनों टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए दोनों मैग्निफिकेशन को ऐड नहीं करते, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, आईपीस और क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इनको मल्टीप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है, किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बोलो। तो मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा -v/u होता है, और लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिर्फ v/u होता है। तो इन द सेम सेंस ऑब्जेक्टिव जो है उसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा v0/u0, v/u लगाया मैंने, है ना। और सर आईपीस का फॉर्मूला, तो आईपीस का फॉर्मूला भी तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं v/u, बट वैसा नहीं लिखते हम लोग, बिकॉज ये जो आईपीस है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आईपीस इज बिहेविंग लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप सर, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रही है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करो, अभी बताया था पिछली स्लाइड में। ओरिजिनल फॉर्मूला मतलब वो मैक्सिमम मिनिमम वाला नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था बेटा, d/u, बिल्कुल सही बोला। तो d/u जो है फॉर्मूला आईपीस के मैग्निफिकेशन के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैपिटल D डिवाइडेड बाई UE,
है ना। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और आईपीस जो है बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। दैट इज वाई D/UE मैंने जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो रुको जरा, कॉकरोच आ गया यार, बक। अब देखो D/UE फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, अब इसको जो है इसको फिर से हमें वैसे ही ट्रीट करना है जैसे लास्ट टाइम किया था। मैक्सिमम और मिनिमम वाला खेल खेलना है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा, सब करेंगे। अब देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान सुनना, कलर चेंज करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है या मैग्निफिकेशन जो है मैक्सिमम कितना होगा उसको हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगा बेटा जब आईपीस का मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। सर ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का कुछ मत करो, ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा रोल नहीं होता इसमें, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, टोटल मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो एज इट इज लिख दो, V0/U0, उसको मत छेड़ो, उसको चुपचाप लिख दो, इनटू मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। आईपीस तो साला किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना था, अभी बताया था, 1 + D/F। इन द सेम वे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + D/F, FO की FE, क्योंकि आईपीस बिहेव कर रहा है माइक्रोस्कोप की तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला इधर भी चिपका दिया मैंने, है ना, 1 + D/FE। तो ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इस बार 2 बार मैग्निफिकेशन हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब तुम खुद बता सकते हो यार, V0/U0 को छोड़ने का नहीं, उसको एज इट इज लिखो, इनटू व्हाट वाज द मिनिमम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सही बोला, D/F। तो यहाँ पर D/FE यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, D/FE। तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमम मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें जो है कुछ नाम है इसके अलग अलग से। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी, सोचो। मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मतलब विजुअल एंगल मैक्सिमम। विजुअल एंगल मैक्सिमम मतलब तुमने जो है ऑब्जेक्ट को, या फिर हमारी आंख को क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है, इंटरमीडिएट इमेज दिखता है कि फाइनल इमेज दिखता है? हमारी आंख को बेटा फाइनल इमेज दिखती है, हमारी आंख को डायरेक्ट फाइनल इमेज दिखती है। तुमने क्या बोला यहाँ पर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है मतलब फाइनल इमेज जितनी पास बन सकती थी उतनी पास बनी है ना। जितनी पास इमेज बनेगी उतना ज्यादा मैग्नीफाइड दिखेगी अपने को। तो तुमने बोला कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है वो आंख से, मतलब आईपीस से कितना डिस्टेंस दूर बन रही है? बिल्कुल सही, मिनिमम डिस्टेंस कितना है पास लाने का, D, कैपिटल D। तो जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है बेटा, तो जो इमेज बनती है आईपीस से लेके इमेज का डिस्टेंस हो जाता है D। मतलब ये आपका जो V है ना, V बन जाता है D, इससे पास इमेज बनेगी। तो हाँ, मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा लेकिन दिखेगा ही नहीं, ये चर्चा हो चुकी है पहले। तो जब मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली कि फाइनल इमेज कहां बनी है, एट D बनी है। तो VE = D बन जाएगा, D डिस्टेंस पे बनी है। कहां से D डिस्टेंस पे? आंख से। आंख से मतलब ही आईपीस से बेसिकली, ठीक है। तो जब फाइनल इमेज क्या बन जाएगी, D पे बन जाएगी, तब तुम्हारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस यहां पर होने वाला है। इस केस में अगर फाइनल इमेज D पे बनी है तो इंटरमीडिएट इमेज आईपीस से कितना दूर होगी, क्या आप ये निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से लेंस फार्मूला लगा लो। ये आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस के लिए V की वैल्यू D है, मैंने अभी बताया, इमेज D पे बनी है। फोकल लेंथ इसकी दी होती है क्वेश्चन में आईपीस की, तो फोकल लेंथ पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/V - 1/U = 1/F। उससे निकाल सकते हैं कि ये UV कितना है, इंटरमीडिएट इमेज कहाँ पे बनी थी। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। इमेज कहाँ बनती है, D पे बनती है। इसको कोट करने का, इसको लिखने का अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीका इस्तेमाल होता है। इसको कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि इमेज क्योंकि बहुत पास बन चुकी है ना, जब कोई इमेज बहुत पास बनती है तो आंखों पे स्ट्रेस ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है सर, है ना। जितना पास लाओगे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, जितना दूर की चीज देखोगे चिल मारोगे, एकदम मस्त आराम से देखोगे। तो इसको कभी कभी ऐसे बोला जाता है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ मोस्ट स्ट्रेस्ड आई कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट स्ट्रेस्ड आई कंडीशन, ऐसे कभी कभी इसको बोल दिया जाता है। क्यों सर ऐसे? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है तो इमेज बहुत पास बनी है, बहुत पास मतलब स्ट्रेस आएगा आंखों पे, इसलिए। इसको कभी कभी बोलने का एक और तरीका है, जैसे मोस्ट स्ट्रेस्ड आई कंडीशन को कभी कभी बोलते हैं लीस्ट रिलैक्स्ड आई।
है ना, कुछ भी फालतू चीजें हैं यार जो भी है आप किताबों में है तो देख लो। तो मोस्ट स्ट्रेस्ड आई कंडीशन को ही कभी कभी बोलते हैं लीस्ट रिलैक्स्ड आई कंडीशन, मतलब सबका एक ही है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इसके नाम है। इसको एक और नाम से जो है जाना जाता है, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट सेटिंग। नाम सुन लो बेटा, सबका मतलब एक ही है बट नाम अलग अलग है। जैसे कि मतलब एक ही है और नाम अलग है, जैसे कि तुम शेर बोलो, तुम बाघ बोलो, तुम छावा बोलो, सबका मतलब मैं ही हूं, है कि नहीं, उस तरह से। तो नियर पॉइंट सेटिंग जो है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब इमेज बहुत पास बन चुकी है, मैग्नीफाइंग पावर तुम्हारा क्या आ चुका है, मैक्सिमम आ चुका है। अब ध्यान से देखो ये इसके नाम हो गए, सब कुछ हो गया, मैंने कहानी बता दी इसकी। अब दूसरी सेटिंग जो है जिसमें आया है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब फाइनल इमेज कहां बनी, बहुत पास की बहुत दूर बन गई। फाइनल इमेज बहुत दूर कहां तक बन सकती है इमेज, इन्फिनिटी पे बना दो सर, बिल्कुल बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल इमेज जो है इस केस में मिनिमम मैग्निफिकेशन जब भी आए तो बिल्कुल याद रखना कि तुम्हारी फाइनल इमेज पक्का कहां बनी है रे, इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी पे जो है, इन्फिनिटी कहां से डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से, मतलब आई से इमेज का डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से आई इमेज का, फाइनल इमेज का, इन्फिनिटी हो चुका है ना। अरे इन्फिनिटी इमेज तो तब बनती है जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है, तो बिल्कुल सही है। जब आईपीस का ऑब्जेक्ट, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये इंटरमीडिएट इमेज है। जब ये इंटरमीडिएट इमेज आईपीस के फोकस पे आके बैठ जाएगी तो आईपीस इसकी इमेज कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे बनाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे आके बैठेगा तो लेंस क्या करेगा, इन्फिनिटी पे भेज देगा इमेज को, है कि नहीं। इसका मतलब जब ऐसा होता है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी, इसका मतलब आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ये इंटरमीडिएट इमेज, ये फोकस पे आई थी आईपीस के, तभी तो इमेज फाइनली इन्फिनिटी पे बनी है। इसका एक और मतलब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनी है तो इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आईपीस का, आईपीस को जो ऑब्जेक्ट मिला वो कहाँ पे मिला, वो फोकस पे मिला, है ना। तो ये देख रहे हो आप लोग, यूवी ऑब्जेक्टिव आईपीस से इंटरमीडिएट इमेज का डिस्टेंस, ये जब फोकस हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, मतलब ये इंटरमीडिएट इमेज गलती से फोकस पे ही बन जाएगी, तब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे यहाँ पर अपने को मिलने वाली है। तो ये बात आप याद रखना, इमेज एट इन्फिनिटी का मतलब कि यूवी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस जो है वो फोकल लेंथ यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है। अब एक और बात सुनो, इसको जो है इस तरह से गंदे नाम दिए जाते हैं, ये मोस्ट स्ट्रेस लीस्ट कंडीशन, पता नहीं क्या क्या। इसको क्या बोलोगे तुम, मोस्ट स्ट्रेस बोलोगे, मोस्ट रिलैक्स बोलोगे। जब इमेज बहुत दूर बन जाएगी तो आंखों पे स्ट्रेस मिनिमम होगा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट स्ट्रेस्ड आई कंडीशन। तुम्हारी आंखों पे तान क्या होगा, कम होगा, लीस्ट स्ट्रेस्ड आई कंडीशन या मोस्ट रिलैक्स्ड आई कंडीशन, दोनों का मतलब एक ही है। इसके नाम है बेटा, मैं क्या करूं अभी। और इसी सेटिंग को बोला जाता है, एक और नाम है इसको, जैसे इसको जो है क्या बोला था, नियर पॉइंट सेटिंग बोला था, इसको क्या बोलेंगे, फार पॉइंट सेटिंग बोलेंगे। फार मतलब दूर, फार पॉइंट सेटिंग। और इसको एक एक्स्ट्रा नाम भी है जिसको ज्यादा यूज करते हैं ये लोग, इसका एक्स्ट्रा नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब है सर, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को नॉर्मली इसी सेटिंग में एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम चाहते हैं कि हमारा मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम हो जाए। क्या बोल रहे हो सर, मिनिमम कर रहे हो मैग्नीफाइंग पावर, हाँ होने दो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होगा तो आंखों पे तान कम आएगा, अच्छे से दिखेगा। इसीलिए जो है जनरली नॉर्मल सेटिंग यही होती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है, मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला केस या तो इमेज एट इन्फिनिटी वाला केस या ये सब, ठीक है। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का यहाँ पर आपको मतलब याद रखना है। तो ये सब कचरा जो है, इतना सारा बहुत सारा डेटा है ना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, आप नोट्स बनाओ छोटे छोटे, वीडियो को 2-3 बार देखो, लिंक के साथ याद करो। एक बार सारी चीजें याद होंगी ना, ऐसे ऐसे कुछ समझ आएंगे, ऐसे ऐसे आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें और कुछ चीजें अपने में ऐड करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना कि इसमें कुछ अभी शॉर्टकट्स लगाने अपने को। इसमें क्या बच गया और सोचने दो मुझे, ये बता दिया, मैग्निफिकेशन बता दिया। अच्छा ये दिख रहा है मेरे को V0 U0, मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि V0 और U0 को छेड़ने का नहीं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव को छेड़ने का नहीं, तो अब मैं उसको छेड़ूंगा, बिल्कुल छेड़ूंगा। ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव के पास ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्टिव के पास जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हम फोकस के आसपास ही रखते हैं, फोकस से ज्यादा दूर रखते नहीं है, फोकस के बिल्कुल पास में रखते हैं। तो समवेयर इन कैलकुलेशंस आपको कभी कभी ये अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है, दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड रफली नियर द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसीलिए जो है फोकस पे ही अगर रखा है सारा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू ही क्या बन जाएगा, नियरली FO बन जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट assumption which will be asked to use in your examination।
तो यू ही क्या बन जाएगा, एफ ओ बन जाएगा। मतलब नॉर्मली जो है आपका जो है ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे ही रखने का इन लोग का जो है क्या बोलते हैं प्रयत्न रहता है, यत्न रहता है। तो यूओ क्या बन जाएगा, एफओ बन जाएगा। कभी कभी यूओ की जगह एफओ यूज करना पड़ेगा, याद रखना। एक और चीज, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ। क्या है सर ये ट्यूब लेंथ? कुछ नहीं है बेटा, ट्यूब लेंथ मतलब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्टिव है, एक आईपीस है, इनके बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ बोलते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस डायग्राम से देख रहे, यहां से यहां तक चला V0, ये V0 है, और प्लस ये क्या है यूई, तो बिल्कुल सही, V0 प्लस यूई करोगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर हो जाएगा, एंड दैट इज योर ट्यूब लेंथ V0 प्लस यूई, है ना। कुछ किताबों में कभी कभी इसको मॉड भी लगाते हैं, क्योंकि वो यूई का साइन कन्वेंशन नहीं लेना, बट डिस्टेंस लेते वक्त साइन कन्वेंशन वैसे भी कोई नहीं लेता है कि नहीं। तो V0 प्लस U0 जो है ट्यूब लेंथ, डिस्टेंस है सिंपल सा, ये भी प्लस में रखना है, ये भी प्लस में रखना है ना, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपका ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला है। लेकिन इसमें भी एक स्कैम है, ध्यान से सुनो स्कैम को। कभी कभी L को जो है ये नियरली इक्वल टू V0 लगा देते हैं। क्यों सर ऐसे? V0 प्लस यूवी था ना, सिर्फ V0 क्यों लिखा? क्योंकि जनरली यूवी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। यूवी छोटा होने का मतलब क्या है, जनरली इंटरमीडिएट इमेज आईपीस के बहुत पास बन जाती है, इसलिए आईपीस और इमेज के बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, यूवी बहुत छोटा होता है, निगलेक्ट मारते हैं साले को, एल को लिख देते हैं V0। तो ये दो स्कैम आपको याद रखने इसमें होने वाले, कि फॉर्मूला तो हमें याद है सर V0 बाई U0, कभी कभी क्वेश्चन में V0 और U0 दिया ही नहीं होगा, तो ऐसा स्कैम कभी दिखे तो V0 को ही ट्यूब लेंथ समझ लेना, V0 को ही क्या समझ लेना, ट्यूब लेंथ, ये एक स्कैम आपको याद रखना है, और U0 को ही क्या समझ लेना, F0। इसका कारण बता चुका हूं। जनरली जो है ऑब्जेक्ट जो है फोकस के आसपास रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही जनरली फोकल लेंथ है। तो ये बेटा इतना सारा डेटा आपको दिमाग में भर के रखना है, ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व होने वाले हैं। तो तैयार रहो आप। और कुछ है क्या इसमें बताने लायक? तो एज इफ तो मुझे कुछ नहीं लग नहीं रहा। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा। हाँ ठीक है, ध्यान सुनना। ये ट्यूब लेंथ का बड़ा स्कैम होता है, ध्यान सुनना। ट्यूब लेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा, V0 प्लस यूवी चाहिए, है ना। V0 क्या है, फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, ये आपको पूछा जाता है। जनरली जब आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन देते हैं तो बता देते हैं कि भाई फार पॉइंट सेटिंग है कि नियर पॉइंट सेटिंग है। फार पॉइंट सेटिंग मतलब V0 क्या बन जाएगा आपका, V0 क्या बन जाएगा, क्या लगता है आपको? V0 के बारे में कुछ नहीं बना सकते, V बन जाएगा इन्फिनिटी। फार पॉइंट मतलब V क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ट्यूब लेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, V0 प्लस यूवी चाहिए होता है। जनरली V0 ट्यूब लेंथ से निकल के आ जाता है, उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यूवी कैसे निकाले, है ना, यूवी कैसे निकाले ट्यूब लेंथ निकालने के लिए? यूवी क्या है समझते हैं पहले। यूवी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आईपीस लेंस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीस। हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस? तो जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव ने वही ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए। तो H1 ये वाला अपना, तो H1 से लेके क्या बोलते हैं आईपीस का डिस्टेंस को हम यूवी यहाँ पे मार्क कर चुके हैं। तो यूवी कैसे निकाले, यूवी कैसे निकाले? तो अगर इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, इमेज अगर कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, मतलब यूवी ही एफई है, नहीं समझा? अगर इमेज मेटा फाइनल इन्फिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब आईपीस के कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस पे रखा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोकस पे रखा है, तो एफ ही बन जाएगा। तो व्हेन इमेज कहाँ पर होती है, एट इन्फिनिटी पे होती है, तो आपका यू ही क्या बन जाता है, एफ ही बन जाता है। शायद मैंने लिखा है पहले ही ये इमेज एट इन्फिनिटी, हाँ, तो यहाँ पे मैंने v इज इक्वल टू डी, कहाँ गया, हाँ, इमेज एट इन्फिनिटी v इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा था, उस वक्त जो है यू क्या बन जाएगा, एफ ही बन जाएगा। तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V0 प्लस यू की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ही लिख सकते हो, है ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और एक और केस है ना, एक और केस है, कौन सा वाला, जब फाइनल इमेज बनेगी डी पे, जब फाइनल इमेज डी पे बनेगी तो उस वक्त का यूवी कैसे निकालोगे? तो एक तरीका है, कैसे निकालोगे, तुम इस्तेमाल करोगे लेंस फॉर्मूला 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, है ना। FE क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, FE क्वेश्चन में गिवन होगा, V भी क्वेश्चन में गिवन होगा। V क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, मैं अभी क्या बोला कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, कैपिटल डी पे बन रही है, तो V को D डाल दो निगेटिव साइन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ, FE की वैल्यू कर दो, तुम्हें UE मिल जाएगा, ठीक है ना। और UE मिलने के बाद तुम क्या कर सकते हो, ट्यूब लेंथ निकाल सकते हो। हाँ बस बेटा, तो अभी जो है इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है, बहुत हो गया ये। इतनी सारी बातें जो मैंने बताई, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, लिख के ले लो, सारे क्वेश्चन PY को देख लो, एक एक पॉइंट में बता चुका हूँ। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अप्लाई करने का सीखना है। इतना सारा कचरा तुमने याद तो रख लिया, ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ, 2-3 बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, याद रखो। अभी जो है कुछ क्वेश्चन हम इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इससे सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी।
जो हमने अभी तक पढ़ा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है जेईई मेंस के PYQ है, रिसेंट ईयर्स के हैं, 2020 के आसपास के। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट व्यूड फ्रॉम अ नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है 25 सेंटीमीटर, यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक लेंस, माइक्रोस्कोपिक लेंस मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, सिंगल लेंस, यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक लेंस विद अ मैग्निफिकेशन ऑफ 6, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की चर्चा हो रही है, मैग्निफिकेशन उसका 6 दिया है, गिव्स एन अनरिजॉल्व्ड इमेज, है ना, इमेज अच्छी नहीं मिली उनको, ऐसा बोलना है उनका, अ रिजॉल्व्ड इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विथ टोटल मैग्निफिकेशन डबल दैट ऑफ द अर्लियर, मतलब अच्छी इमेज उनको मिली जब उन्होंने मैग्निफिकेशन कितना कर दिया, डबल, 6 का 12 कर दिया, यूजिंग एन आईपीस, अब आईपीस शब्द इस्तेमाल हुआ है, आईपीस तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है ना, मतलब जो 6 का मैग्निफिकेशन है वहां तक तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज हो रही थी, और ये 6 का दुगना जो मैग्निफिकेशन बोला है, 12 मैग्निफिकेशन जो बोला है, इसमें ये लोग कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आईपीस शब्द आया है, ठीक है, आईपीस तो कंपाउंड में ही होता है, तो 2 माइक्रोस्कोप की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अलॉन्ग विद द गिवन लेंस, एंड गिवन लेंस मतलब अपना कौन सा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला लेंस है ना, आईपीस अलॉन्ग विद द सिंपल माइक्रोस्कोप वाला लेंस जिसको ऊपर मेंशन किया है, इनसे इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया है। ट्यूब लेंथ दी है 0.6 मीटर कंपाउंड की, और फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस हमें पूछा है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप एक बार रीड करें इसको, पॉज करो, ट्राई करो। आइए इसका आंसर जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहला बहुत अच्छे से बात इन्होंने बोला है कि डी की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर, नहीं भी दी होती तो हम लोग पता थी, यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक लेंस विद मैग्निफिकेशन ऑफ 6, यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक लेंस ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ 6, है ना, तो 6 का मैग्निफिकेशन किस में आया है तुम्हारा, सिंपल माइक्रोस्कोप में आया है, सिंपल माइक्रोस्कोप में आया है। चलो अनरिजॉल्व्ड इमेज बोला है उन्होंने, यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक लेंस विद मैग्निफिकेशन ऑफ 6, यूज अनरिजॉल्व्ड इमेज, अनरिजॉल्व्ड इमेज है, रिजॉल्व्ड इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विद टोटल मैग्निफिकेशन डबल द अर्लियर यूजिंग आईपीस, ठीक है। अब जितना मुझे समझ में आ रहा है इसमें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, किसका किसका यूज करोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 6 दिया है ना, तो उसका फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन बेटा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के तो 2 फॉर्मूले हैं, है ना, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, D/U सिंपल माइक्रोस्कोप का, जब इमेज बनती है क्या बोलते हैं D पे, तो तुम्हारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आता है, और जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पे तो क्या बोलते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन तुम्हारा आता है। तो कौन सा वाला इस्तेमाल करूँ सर, तो बेटा साफ साफ बोला है कि ऑब्जेक्ट व्यूड मतलब जो है ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी है, D पे, जब D पे इमेज बनती है बेटा तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है ना, D पे जब इमेज बनती है तो इमेज जो है बहुत पास आ गई, D मतलब क्लोजेस्ट पॉसिबल पे इमेज आ गई, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम वाली सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए सब जानते हैं 1 + D/F, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 6, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 6 मैग्निफिकेशन आया मैक्सिमम वाला। इसको सॉल्व करते हैं, D की वैल्यू 25, 1 1 वगैरह सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा आपका D/F = 5, और D की वैल्यू 25 है तो F की वैल्यू यहाँ पर आती है 5 सेंटीमीटर। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो हमें पता चला कि सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम पे जो लेंस यूज किया जा रहा है, जिसको पहले 2 लाइन में मेंशन किया गया है, उसका फोकल लेंथ आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो जो पहला लेंस है, ये जो लेंस है 5 सेंटीमीटर वाला, इसको आईपीस के साथ कंबाइन करके इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आईपीस तो उन्होंने दिया है ना, आईपीस के साथ इसको कंबाइन किया, मतलब ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तरह काम करेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव, जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हमने पहले डेटा से निकाल लिए। आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम द मैग्निफिकेशन इज डबल, मतलब अब मैग्निफिकेशन जो है 12 आने वाला है, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन कितना आने वाला है, 12 आने वाला है, ठीक है। ट्यूब लेंथ दी है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज इक्वल टू, अब मुद्दा ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 12 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, फिर से वही बात, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू उसमें 12 भर पाए। उसमें भी 2 फॉर्मूले, मिनिमम वाला मैक्सिमम वाला, तो कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे, है ना। रिजॉल्व्ड इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट अच्छा बोला तो है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज बना रहा है, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट चल रहा है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन मिनिमम होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर का मिनिमम वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, एल तो नहीं लिखना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर का अपना नॉर्मल सा फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा V0/U0 D/FE, V0/U0 D/FE, ये फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, मिनिमम वाली मैग्नीफाइंग पावर, नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, है ना। तो FO और FE को यहाँ पे कैसे एडजस्ट करूँ मैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ,
वी नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन में बताया था मैंने आपको, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट को एल चिपका दो, यू नॉट को जो है एफ नॉट चिपका दो और यहाँ पर डी बाई एफ ई चिपका दो। ये एक वेरिएंट था नियरली इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बोला था कि अगर क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन लेने की बारी आए तो वी नॉट को एल लिख सकते हैं और यू नॉट को एफ नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर तो 12 आने वाली है ना, डबल द 6 का डबल 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू एल। एल कितना दिया है, ट्यूब लेंथ शायद दी है 0.6 मीटर, तो यहाँ फेंक बेटा 0.6 मीटर इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 60 यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एल किसकी वैल्यू को, एल की वैल्यू को। नीचे एफ नॉट लिखना है, एफ नॉट की वैल्यू अभी निकालिए 5 सेंटीमीटर में आ रहा है सब, इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है, डी अपॉन एफ ई। ठीक है ना, डी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, एफ ई हमें शायद निकालना है। ओके, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से आ रहा है 12 12 12 सब कट रहा है ये, और एफ ई की वैल्यू आ रही है 25 सेंटीमीटर। बड़ा ही आसान सा ये सवाल था, क्लियर आईपीएस की फोकल लेंथ यहाँ पे 25 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। हाँ ओके, तो ये आपका असर्शन रीजन दिख रहा है ये। ओके, कहाँ गया असर्शन रीजन, हाँ ये असर्शन रीजन आपका, बड़े गंदे होते हैं यार ये असर्शन रीजन, क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कर लेते हैं सवाल, चलो क्या बोल रहा है देखो, फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। बिल्कुल सही है ये, है ना। एंगुलर साइज मतलब क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप की डायग्राम अगर आपको याद होगी तो ऐसे एक छोटा लेंस होता है ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, सॉरी ये तो हमने कंपाउंड बना दिया। किसकी बात चल रही है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो कुछ होता ही नहीं यार, क्या ही बताऊं मैं आपको, एक लेंस होता है बस। पर आपने डायग्राम अगर ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और उसके पीछे ही क्या होती है, इमेज होती है, और दोनों का एंगल, ये एंगल थीटा जो है दोनों के लिए सेम होता है। तो दोनों का, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई, दोनों के लिए एंगल थीटा ही बनता है। ये हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। डायग्राम आप ध्यान से देखो, थीटा एंगल जो है, मतलब इस थीटा को हमने लिखा था मेरे ख्याल से HO अपॉन UE, और उसी को लिखा था HI अपॉन V, है ना, ऐसे कुछ लिखा था। तो दोनों का एंगुलर साइज, दोनों का एंगल सबटेंडेड क्या होता है, बेसिकली सेम होता है। तो ये तो थ्योरी पार्ट है, जिसको डायग्राम याद था सिंपल माइक्रोस्कोप का, उसको बिल्कुल ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। उसके बाद रीजन, मतलब ये करेक्ट है ना। रीजन क्या बोलता है, क्या बकवास कर रीजन, मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर एंड इट सबटेन्स अ लार्ज एंगल। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन मिलता है। क्यों मिलता है ये बोल रहा है, ये बोल रहा है इसलिए मिलता है क्योंकि नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के पास पकड़ नहीं सकते, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से 25 से भी क्या कर सकते हैं, पास में पकड़ सकते हैं, इसीलिए मैग्निफिकेशन मिलता है। ऐसे ही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला था D/U, याद करो, है ना, D/U। D कितना है, 25 सेंटीमीटर, U 25 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए, तभी तो मैग्निफिकेशन आएगा। डिनोमिनेटर कम होना चाहिए न्यूमरेटर से, तभी तो वैल्यू क्या आएगी, रेशो की, मतलब मैग्नीफाइंग पावर की बड़ी आएगी। यही तो बोल रहा है, और क्या, ये क्या बोल रहा है कि U की वैल्यू जो है, ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर, मतलब U की वैल्यू 25 से बहुत कम हो सकती है, ऑब्जेक्ट बहुत पास पकड़ सकते हो आप, किसके, आंख के नहीं, लेंस के, है ना। तो मैग्निफिकेशन आपको इसी वजह से मिलने वाला है, क्योंकि U छोटा है और D बड़ा है ना। U मतलब ऑब्जेक्ट आप लेंस के काफी पास पकड़ सकते हो। अगर सिंपल आंख होती तो 25 पे पकड़ सकते थे, सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से आप काफी पास पकड़ सकते हो, इसीलिए आपका ये रीजन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, ये थ्योरेटिकल तो नहीं है, न्यूमेरिकल है ये। A compound microscope consists of an objective lens of focal length 1 सेंटीमीटर। FO दिया है बेटा, लिख लो, FO जो है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है, और क्या दिया है सर, एन आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये तो यार FE दे दिया, टाइम पास कर रहे हैं लोग। तो ये तो सेपरेशन मतलब L दे दिया, ट्यूब लेंथ दे दिया। फिर क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या पूछ लिया, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस का, मतलब U0 अपने को पूछ रहा है, U0 पूछ रहा है। ठीक है, देखेंगे। एट विच द स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम। अरे स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम मतलब कौन सा केस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा केस, स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम एट फार पॉइंट, जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। ठीक है, वो वाले यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। अब ध्यान सुनना, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या था, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला था L इज इक्वल टू V0 प्लस UE, बट क्योंकि साफ साफ बोला है इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, कहा गया, हाँ, स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम मतलब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। अगर बेटा इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है
तो आईपीस ने जो इंटरमीडिएट इमेज उठाई है वो फोकस से उठाई होगी, है ना, ये डिस्कस हो चुकी बात है। तो यूई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एफई लिख सकता हूँ। मैंने सबसे आखिर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यही पॉइंट आपको बताया था, तो एफई लिख सकता हूँ। ट्यूब लेंथ दिए मेरे को, कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर। वीओ क्या है तुम्हारा, वीओ क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव का, है ना। तो इमेज डिस्टेंस वीओ मैं लिख देता हूँ। एफई तो अभी दिया है शायद, एफई कहाँ गया, 5 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करो, वीओ आपका निकल के आता है 5 सेंटीमीटर। ये वीओ क्या है सर, ऑब्जेक्ट नहीं रे, इमेज डिस्टेंस। ओ का मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वीओ स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने 5 सेंटीमीटर पे क्या बनाया है, इमेज बनाया, इंटरमीडिएट इमेज जो H1 नाम जिसका था, है ना। अब देखो यार क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। V0 तुम्हें निकाला है, F0 इन्होंने दिया है, तो कोई भी बच्चा जो है F0 और V0 की मदद से U0 निकाल सकता है कि नहीं। और U0 अगर आ गया तो आंसर अपना आ जाएगा। तो कैसे निकालूंगा सर U0 F0, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हो रहा है। ध्यान से देखो, लेंस फॉर्मूला 1/V0 माइनस 1/U0 इज इक्वल टू 1/F0। लेंस फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल से लगाना है ना। और दो चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। V0 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/5। सर प्लस लू की माइनस लू, डायग्राम याद करो बेटा, डायग्राम याद करो, है ना। हमने क्या किया था, एक साइड में ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट रखा था और दूसरे साइड इमेज बनी थी, है ना, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो दैट इज वाई यहाँ पर प्लस लूंगा मैं V0 को, और U0 को माइनस ही लूंगा बिकॉज बैक साइड में U0 रखा था। डायग्राम थोड़ा सा याद करें तो 1/U0, U0 का मॉड मतलब वैल्यू जो है हमें विदाउट साइन मिलने वाली है, साइन में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। 1/F0, F0 कुटे F0 है 1 सेंटीमीटर, तो 1/1, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 1/U0 विल बी 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। तो U0 बन जाएगा तुम्हारा 5/4। ओके, तो U0 की वैल्यू 5/4 आ रही है, दैट इज n/40 के इक्वल करना है उसको, n/40। तो n तुम्हारा मेरे ख्याल से 50 यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो आप, n इज इक्वल टू 50 इज योर आंसर। तो बस बेसिकली क्या है, U0 निकालना था, उसके बाद वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना था उसको। तो ये भी क्वेश्चन हमने निपटा दिया है बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं। और क्या है भाई, U प्लस भी कहाँ से आ गए, 4 क्वेश्चन हो गए अपने। ये हुआ क्या, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 1 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज 100, ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये नहीं हुआ ना, इसको देख लो, पता नहीं कौन सा था, 3 नंबर कोई भी हो। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। तो अपने को आई पीस से 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है। 25 सेंटीमीटर कुछ खास है, 25 सेंटीमीटर तो हमारा डी है। क्या है बेटा, डी है। तो डी पे जब इमेज बनती है मतलब इमेज बहुत पास बन गई, तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर वाला केस है ये, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1 सेंटीमीटर। तो FO दिया है, FO दिया है 1 सेंटीमीटर। इफ द मैग्निफिकेशन इज 100, है ना, कौन सा मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम वाला मैग्निफिकेशन है। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि इमेज बन रही है डी पे। इमेज जब डी पे बनती है मतलब मिनिमम मतलब बहुत पास बनती है, जितना पास बन सके उतना बन गई, मतलब मैग्नीफाइंग पावर क्या चल रही है, मिनिमम वाली, मैक्सिमम वाली चल रही है। ट्यूब लेंथ भी दी है 20 सेंटीमीटर। देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विल बी, म्याओ। तो आइए इसको करते हैं, एक एक डेटा यहां से उठाते हैं। क्या उठाना चाहिए पहले, FO हमें दिया है, ठीक है ना, और ट्यूब लेंथ दी है। FO से ट्यूब लेंथ का कुछ संबंध है क्या, ट्यूब लेंथ क्या है बेटा, VO प्लस UE, तो कोई संबंध नहीं है सर। क्या करे, ऑब्जेक्टिव लेंस का कुछ दिया है, V हमें जो है ये 25 सेंटीमीटर, मतलब हमें VE दिया है, VE इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। इमेज डिस्टेंस फॉर द आईपीस ये हमें दिया है। मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला चुपचाप यहाँ पर अप्लाई कर दो। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 100 इज इक्वल टू, है ना, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो है 100 दिख रहा है आपको, बड़ा लिखता हूँ, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सर, है ना, वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या था, स्कैम वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या था वो, L/F0, याद है सबको, स्कैम वाला फॉर्मूला। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, V0/U0 होता है, बट V0 को L लिख सकते हैं, और क्या बोलते हैं आप, U0 को F0 लिख सकते हैं, स्कैम करके, मैंने थ्योरी में आपको समझाया था। और 1 + D/FE, तो आप देखो यार इसमें बचा ही क्या, अभी L की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ट्यूब लेंथ आपको दी है 20 सेंटीमीटर, F0 क्वेश्चन में गिवन है ना, D तो 25 सेंटीमीटर सबको पता है, 100 तो दिया ही है, FE निकालना है ना। बेटा इसको तो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा यार, है ना, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये,
क्या टाइम पास है इसमें, मतलब सब वैल्यू दी है, एफ ही निकालना है, डी दिया, एल दिया, एफ नॉट दिया है, आप ही देख लेना इसको, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उस थ्योरी को आप प्रिपेयर करो, एक एक पॉइंट को याद रखो, है ना। भले आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो, सिर्फ याद भी रखोगे एटलीस्ट, तो भी जो है आप इसको उड़ा के आ सकते हो इस टॉपिक को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली, है ना। अभी बचता है अपना टेलीस्कोप, टेलीस्कोप भी करते हैं, आ जाइए। चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं, टेलीस्कोप पे आते हैं। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना, जैसे कि नाम है इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स कौन है, अपना मून हो गया, सैटेलाइट हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग करने वाले सैटेलाइट्स, जो बहुत दूर के क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको व्यू करने के लिए, जैसे दूसरे प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं बहुत दूर होते हैं अर्थ से, है ना, तो वहाँ से आने वाली लाइट भी क्या होती है, बहुत कम मात्रा में आती है, इंटेंसिटी भी उसकी कम आती है। दैट इज वाई बहुत सारी लाइट कलेक्ट करके एक सूटेबल या क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट इमेज बनाने के लिए हमें जो है बड़ा लेंस चाहिए। बड़े लेंस पे ज़्यादा लाइट गिरेगी तो हम इसको इकट्ठा करके इमेज बना सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस जो है बड़े साइज का लेंस होता है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत ह्यूज लेंस होता है। दैट इज वाई इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी हाई चली जाती है, क्योंकि बड़े बड़े लेंस बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर बड़े लेंस क्यों होते हैं, ताकि ज़्यादा लाइट को हम इकट्ठा कर सके, दूर के ऑब्जेक्ट से कम लाइट आती है पहले वहाँ से, ऐसा कुछ होता है। अब एक और बात है इसमें कि अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, मतलब प्रैक्टिकली ऑप्टिक्स के लेवल पे इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ से आने वाली लाइट रेज कैसी होती है, बिल्कुल सही बोला, पैरेलल लाइट रेज आती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं, एक दूसरे को पैरेलल, किसी एंगल थीटा पे जो है, ये ऑप्टिक सेंटर जो है आपका लेंस का, उसके एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे जो है ये लाइट आती है और सारे रेज एक दूसरे को पैरेलल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैरेलल बंच ऑफ रेज, 3 रे दिख रहे हैं आपको, है ना, ये 3 रे एक साथ आ रहे हैं ऐसे पैरेलल बंच ऑफ रेज, और किस पे गिर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिर रहे हैं, टेलीस्कोप के। तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे जब गिरेंगे, तो जब पैरेलल रेज आते हैं किसी भी लेंस के ऊपर, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, है ना, या मोर प्रिसाइजली फोकल प्लेन में, ठीक है। तो फोकस के डिस्टेंस पे, बट आउट ऑफ द ऑप्टिकल जो आपकी एक्सिस है उसके आगे पीछे हो सकता है, ऑप्टिकल प्लेन में बोल सकते हैं, है ना, फोकल प्लेन में बोल सकते हैं। तो पैरेलल रेज आई तो फोकल प्लेन में आपकी इमेज बन गई। तो अब देखो कि इमेज डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इन्फिनिटी है सर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मेरा, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, फोकस, पैरेलल रेज कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे। इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का जो आपका VO है, VO मतलब इमेज डिस्टेंस, वो क्या बन गया, FO। हमेशा ऐसे ही होता है, एवरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दैट इज वाई इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस ओनली, फोकल प्लेन मोर प्रिसाइजली, बट हमें डिस्टेंस से मतलब है, तो FO ही आपका आने वाला है और इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ एनी टेलीस्कोप, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना कि ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके ऊपर इन्फिनिटी से लाइट आई, गिरी, और हमें फोकस पे एक इमेज मिली, इंटरमीडिएट इमेज मिली। ये जो इमेज मिली है हमें फोकस के ऊपर, इसको उठाएगा आईपीस, फिर से सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा फंडा है टेलीस्कोप में। ध्यान से सुनना, ये जो आईपीस लेंस है दूसरा वाला, ये इस क्या करेगा, इंटरमीडिएट इमेज को उठाएगा और सेम काम करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करती थी याद करो, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर, सेम साइड में मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलती है। तो उसी तरह से उल्टा ऑब्जेक्ट मिला आईपीस को, तो पीछे की तरफ उल्टी ही इमेज इसने क्या कर दी, बना दी। दैट इज सेम वर्किंग लाइक क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है। तो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। एक ऑब्जेक्टिव है, छोटा सा आई पीस है, यहीं पे अपनी आई होती है, ये है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे एच है। तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये इंटरमीडिएट इमेज है। तो आई पीस से इस इंटरमीडिएट इमेज का डिस्टेंस यूई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूई। तो ट्यूब लेंथ आप देख ही सकते हो, ट्यूब लेंथ यहाँ पर बन रही है L इज इक्वल टू FO प्लस यूई। ट्यूब लेंथ क्या होता है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, डायग्राम से आपको दिख ही रहा है। तो और कुछ कैलकुलेशन है, मैग्नीफाइंग पावर इसकी निकालनी है। ध्यान सुनना, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इसका रटना है, याद रखना है, फिर भी आपको थोड़ा सा याद रहने में हेल्प हो, इसलिए मैं छोटा सा डेरिवेशन आपको करके यहाँ पे देता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी बेटा, है ना, यहाँ पे थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट है ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया हुआ एंगल तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पे या फिर अर्थ पे ना। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब ये पूरी जो टेलीस्कोप है अर्थ पे रखेंगे हम लोग, तो अर्थ पे या लाइट रेज कुछ तो एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा नॉट उसको बोल दिया मैंने। तो थीटा आई क्या है, इमेज ने जो एंगल सबटेंड किया आई पे, है ना, इमेज ने। तो थीटा आई जो है दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई अपॉन थीटा ओ इज एंगल अवेलेबल टू द नेकेड आइज ऑन द अर्थ सरफेस फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। तो थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। थीटा आई डायग्राम में ध्यान से देखो, थीटा आई को मैं लिख सकता हूं H1 बाई यूई, दिख रहा है डायग्राम में। थीटा आई को लिख सकता हूं मैं H1 अपॉन यूई, बिल्कुल सही। थीटा नॉट को क्या लिख सकता हूं, इस वाले ट्रायंगल से देखो, कौन सा ट्रायंगल सर, ये वाला,
ये वाले ट्रायंगल से आप देखो इसको, थीटा नॉट को लिख सकता हूँ मैं h1 अपॉन दिस डिस्टेंस विच इज FO, h1 अपॉन FO। तो h1 नमस्ते हो चुका है यहाँ पर। मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, FO अपॉन UE। ये मैग्नीफाइंग पावर का यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ रहा है। मैग्नीफाइंग पावर का ऐसा फॉर्मूला तो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आया था। उसमें क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप में, D/U था, D/U याद है सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे D नहीं होता, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को हम 25 सेंटीमीटर पर नहीं रख सकते। D की जगह आपको क्या मिलने वाला है, FO मिलने वाला है, और नीचे U है ही आपका आईपीस का। तो D/U की जगह यहाँ पर FO/UE मैग्नीफाइंग पावर का ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आता है, इसके वेरिएंट्स आते हैं, है ना। इमेज कहाँ बनती है उस पर डिपेंड करता है। 2 केस बनते हैं इसमें भी, तो ध्यान सुनना, इसमें भी जो है 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या हो सकता है ना, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब जो फाइनल इमेज बनी है वो बहुत पास में बन जाए। कितनी पास में बन सकती है, क्योंकि आँख को तो इमेज दिखती है, आँख को ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, आँख को क्या दिखती है, इमेज दिखती है। और आँख को इमेज कितनी पास दिख सकती है, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो दैट इज वाई मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में आपका क्या D हो जाएगा, क्या 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइनल इमेज D पे बननी चाहिए, मतलब जितना पास हो सके उतनी बननी चाहिए आई के, आई मतलब आई पीस के। तो आई पीस के सबसे पास का डिस्टेंस जहाँ तक हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं दैट इज 25 सेंटीमीटर, मतलब आपका V क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। किस केस में, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में। तो आइए मैग्नीफाइंग पावर का मैक्सिमा डिस्कस करते हैं। जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर होगी तब आपका क्या बन जाएगा, पहली बात V क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। मतलब बेसिकली फाइनल इमेज जो है D पे बन जाएगी। कहाँ से D सर, कहाँ से D डिस्टेंस, आई से, आई पीस से D डिस्टेंस पे फाइनल इमेज आपकी बन जाएगी। दैट इज द केस ऑफ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला में UE कैसे निकालें, तो आई पीस ने फाइनल इमेज बनाई D पे, आई पीस की फोकल लेंथ हमें पता है, तो क्या आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, है ना। बेसिकली आई पीस का हमें V पता है ना, V पता है, D बन चुका है वो V। आई पीस का इमेज डिस्टेंस हमें पता चल गया, आई पीस का फोकल लेंथ हमें पता होता है, तो आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ मैं आई पीस के लिए। फॉर आई पीस यहाँ पे साइड में आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको टेलीस्कोप का, आपको जो है सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, आखिर में 2-3 बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सस्ते फॉर्मूले हैं। स्टिल एक बार देख लो किस तरह से डेरिवेशन में कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, आई पीस के लिए मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। आई पीस के लिए पहले लिखता हूँ मैं 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। क्या ही लेंस फार्मूला यार, आई पीस के लिए लेंस फार्मूला लगा दिया। ध्यान से देखो, आई पीस के लिए VE की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, अभी तो बोला मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब VE क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। प्लस लिखूँ कि माइनस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग हियर। प्लस लिखूँ कि माइनस, इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है, हम इधर मेजर कर रहे हैं, निगेटिव लिखना चाहिए, है ना। 1/VE को क्या लिखना चाहिए, 1/-D लिखना चाहिए। UE को क्या लिखोगे, UE को क्या लिखोगे बेटा, UE तो निकालना है सर, उसका साइन डाल दो, UE भी निगेटिव होगा, लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में, इंसिडेंट रे उधर जा रही है, UE और VE दोनों हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, UE साइन कन्वेंशन डाल दिया मैंने, 1/FE। यहाँ से अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो 1/UE की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है 1/D प्लस 1/FE विच अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी DFE अपॉन D प्लस FE। ये चंगू मंगू फार्मूला आपको याद रखना है, क्या कि जब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है तो फाइनल इमेज D पे बनती है, और अगर VED है तो UE कितना है, लेंस फार्मूला से आपको डायरेक्ट याद रखना है इस रिजल्ट को, DFE अपॉन D प्लस FE, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में, है ना। ट्यूब लेंथ निकालते वक्त भी आप याद रख सकते हो, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या है, FO प्लस UE, और उस UE को इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं। कब, लेकिन कब कब कब, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, D पे। मतलब कौन सा केस चल रहा है ना, कौन सा केस चल रहा है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का, है ना, और फाइनल इमेज बन रही है D पे, फाइनल इमेज एट D। तो इसको नियर पॉइंट सेटिंग बोलेंगे ना, नियर पॉइंट, जितना नियर बन सकती थी नियर इमेज बन चुकी है, नियर पॉइंट सेटिंग है ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखो। तो चलो मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं। अभी तक तो हमने बस कंडीशन निकाली कि जब नियर पॉइंट सेटिंग होती है फाइनल इमेज D पे बनती है तो VED बन जाता है, UE इतना बन जाता है, DFE अपॉन D प्लस FE, ठीक है, बन जाता है। बट मैग्नीफाइंग पावर कितनी आती है सर, वो तो बताओ, ले निकालता हूँ इसको। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम ये जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेफ्ट में लिख रहा हूँ इसके, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना, FO अपॉन UE, FO अपॉन UE, UE की वैल्यू तो ये है DFE अपॉन D प्लस FE। तो इसको ऊपर ले लो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट होने वाला है,
ध्यान से देखना, आखिर में फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे बन जाएगा d प्लस एफ ई बाई डी और साइड में निकालो एफ ओ बाई एफ ई। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए तैयार है, जिसको आपको याद रखना है, बाय हार्ट करना है। एफ ओ बाई एफ ई इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बाई डी। बेटा इसको याद ही रखना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़े काम का है, फोकट के मार्क्स से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब इमेज कहाँ बनी, इमेज एट डी, और इसको क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट सेटिंग बोलेंगे, नियर पॉइंट सेटिंग, है ना। अगर इमेज पास बनी है तो आंखों पे स्ट्रेस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो सब कचरा। तो ये फॉर्मूला एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये हमें याद रखना है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में। सर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, मैग्नीफाइंग पावर का मिनिमम का फॉर्मूला तब होगा जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, है ना। फार पॉइंट सेटिंग बोलेंगे इसको हम लोग, फार पॉइंट। और बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर फाइनल इमेज जो है आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है तो इंटरमीडिएट इमेज कहाँ बनी होगी, फाइनल इमेज किसकी, फाइनल इमेज जो है आईपीस ने इन्फिनिटी पे बनाई, मतलब आईपीस को ऑब्जेक्ट मिला था फोकस पे, तो आईपीस को ऑब्जेक्ट मिला मतलब आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई कितना हो गया, एफ ई बन जाएगा। यहाँ पर सिंपली यूई की जगह में क्या लिख दूंगा, एफ ई। तो मेरे पास बहुत ही सस्ता फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ही तुम्हारा एफ ई बन जाएगा, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी है, एफ ओ बाई एफ ई। तो दो फॉर्मूले बेटा बहुत ही सिंपल, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ बाई एफ ई और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ बाई एफ ई इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बाई डी। इनको जो है आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कंपेयर ना करें, थोड़ा सा अलग डेरिवेशन है इसका, बट स्टिल फॉर्मूले जो है अपने को बाय हार्ट याद करने हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले। और ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस यू ई। अगर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, यू ई को ये लिख सकता हूँ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में। तो यहाँ पर ट्यूब लेंथ में एफ ओ प्लस यू ई की जगह ये कचरा डाल देना, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ट्यूब लेंथ अगर निकालने को बोली है कौन सी सेटिंग में, नियर पॉइंट मतलब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर वाली सेटिंग में, तो यू ई को लिखना है डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है एफ ओ प्लस यू ई, है ना। और अगर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर केस या फार पॉइंट में पूछ लिया तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एफ ओ प्लस यू ई, और यू ई यहाँ पर क्या लिखना है, एफ ई लिखना है ना। यू ई को क्या लिखना है, एफ ई लिखना है। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। बस टेलीस्कोप खत्म, विषय क्लोज टेलीस्कोप का। इसीलिए जो है टेलीस्कोप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, सस्ते मार्क्स से, फोकट के मार्क्स से। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव आना चाहिए। जिस जिस केस में जो है फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है वहाँ पे मैग्नीफिकेशन को एक निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ऊपर से रेज आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट था कहीं, बट उल्टी इमेज बनी है इसकी ना, इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो मैग्नीफिकेशन विल बी यहाँ पर, यहाँ का मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा आपका, निगेटिव मैग्नीफिकेशन आएगा, क्योंकि फाइनल इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। जब भी फाइनल इमेज इन्वर्टेड होती है तो मैग्नीफिकेशन आपका निगेटिव आता है। कहाँ कहाँ ऐसा होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो इरेक्ट इमेज बनती है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टी इमेज बन जाती है तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है ना। तो आंसर जब आएगा, मान लो मैग्नीफाइंग पावर का आंसर 15 आ गया, ऑप्शन में 15 भी है, -15 भी है, तो -15 मेरे ख्याल से जो है करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए और टेलीस्कोप के लिए, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीफाइंग पावर निगेटिव होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो भी आता है उसको पॉजिटिव में लिखें, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर।